रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कभी कभी सड़क पर हमारे साथ ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें हम हमारी जिंदगी भर भुला नहीं पाते। लोगों की मान्यता है कि आजकल सड़क पर भी आत्माएं घूमती हैं। सड़क पर भूत प्रेत का होना आजकल एक सामान्य सी बात है। आए दिन सड़क पर नए नए एक्सीडेंट होते रहते हैं और शायद यही वजह है कि सड़क पर आत्माओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा ही एक भयानक हादसा मेरी जिंदगी में भी हुआ था। अमावस्या की रात को मैं इस घटना के साथ रूबरू हुआ था। यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 9 साल पहले घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र यही 22 साल की थी। मेरे पापा एक दुकान में काम करते थे। यह खौफनाक घटना भी मेरे साथ उसी दुकान से घर लौटते वक्त घटी थी। हमारा घर उस दुकान से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मेरे गांव का नाम है दुर्गापुर। उसी गांव से बाजार का रास्ता लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हमारा घर गांव से थोड़ा बाहर की तरफ पड़ता है, जहां पर काफी सारे खेत भी मौजूद थे। यानी कि हमारा घर गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उन दोनों मेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब सी चलने लगी। पापा कुछ दिन तो दुकान में गए, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी। तो मैंने पापा को घर पर ही आराम करने के लिए कहा और मैंने सोचा कि आज से जब तक पापा ठीक नहीं होंगे तब तक दुकान में मैं ही काम करूंगा। और उस दिन मेरा दुकान में पहला दिन था। मेरे पापा बीमारी की वजह से घर पर ही थे और आज मैं दुकान में काम करने के लिए आया हुआ था। लगातार 2-3 घंटों तक तो मुझे उस दुकान में थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि हम पहली बार किसी काम को करते हैं तो हम पर थोड़ा जोर तो आता है, मगर बाद में धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। मैं उस दुकान में नया तो था, लेकिन मालिक का भरोसा उतना ही मुझ पर मौजूद था जितना मेरे पापा पर था। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब वक्त हुआ हमारे घर जाने का। लेकिन तभी एक नया पार्सल हमारी दुकान पर आ गया जिसे हमें शिफ्ट करना था। मालिक ने वो पार्सल काफ़ी बड़ा मंगवाया था, जिसके अंदर टीवी, फ्रिज और भी इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। उस पूरे सामान को शिफ्ट करने में हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज चुके थे। अब मुझे भी घर जाने में काफ़ी देरी हो चुकी थी, तो मैंने भी जल्दी से अपनी बाइक उठाई और फिर घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में जाते जाते मुझे भूख तो काफ़ी लग रही थी, मगर अब तो भूख को घर पर जाकर ही ख़त्म करना था। और अब मैं भी बाइक को दौड़ाता हुआ जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश में था, क्योंकि मैं कभी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी मेरी बाइक धीमी गति से चलने लगी। उसके बाद मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि बाइक का एक टायर पंक्चर हो चुका था। एक तो मुझे ऊपर से भूख लग रही थी और अब इस बाइक ने मुझे गलत टाइम पर धोखा दे दिया था, क्योंकि एक तो मुझे भूख लग रही थी और ऊपर से इस टायर का पंक्चर होना भी मेरे ऊपर मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ से पंक्चर की दुकान मेरे पीछे की तरफ पड़ती है और इस वक्त रात के लगभग 9:30 बज चुके थे और आगे का भी रास्ता काफ़ी लंबा था। इसलिए मैंने बाइक को पीछे की तरफ मोड़ दिया और उसके बाद बाइक लेकर उस पंचर वाले के पास जाने लगा। लेकिन बाइक का कोई भरोसा नहीं था, कभी भी टायर की ट्यूब फट सकती थी। तो मैं आगे की तरफ बैठ गया, यानी कि मैं टंकी के ऊपर बैठ गया, जिस वजह से पीछे के टायर के ऊपर कोई दबाव ना पड़े। और उसके बाद मैं पंक्चर वाले के पास पहुंचा तो पंक्चर वाला भी अभी दुकान को बंद ही कर रहा था, लेकिन मैं सही समय पर उसके पास पहुंच गया। और उसके बाद मेरी कई सारी विनती के बाद वह पंक्चर वाला भी बाइक के टायर के पंक्चर निकालने के लिए राजी हो गया और उसको उसकी पंक्चर निकालने में 20 मिनट लग गए। बाइक का पूरा काम होने के बाद मैं अपनी बाइक लेकर घर के लिए रवाना होने वाला था कि उस पंक्चर वाले ने मुझसे कहा, भाई साहब, मैंने सुना है कि इस रास्ते से रात में जाना कुछ ठीक नहीं है। लोगों का कहना है कि इस रास्ते पर आत्माएं भटकती रहती हैं। मुझे इनकी बातों पर कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं था। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं आराम से संभल कर जाऊंगा। और उसके बाद मैं बाइक लेकर वहाँ से रवाना हो गया। मैं आगे निकला तो मुझे आज रात के 10 बज चुके थे। उसके बाद जब मैं उस रास्ते पर पहुंचा
जहाँ से मुझे 5 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी। तो मैंने देखा कि उस रास्ते पर एक भी लाइट नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले मैंने कभी भी उस रास्ते पर रात में बाइक से सफ़र तय नहीं किया था। यह पहली बार था, क्योंकि रात के वक्त मेरा काम ही नहीं पड़ा। लेकिन आज पहली बार मैं उस रास्ते पर रात में सफ़र कर रहा था, और वह रात भी पूरी काली और अंधेरी थी। ऐसे में एक मामूली इंसान का डरना कोई बड़ी बात नहीं है। उस रात मुझे भी मेरे अंदर थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि वो रात इतनी काली और भयानक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। और चांद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरा भी पूरी तरह से छाया हुआ था, और ऊपर से सर्दी भी काफ़ी तेज पड़ रही थी। तो ऐसे में घर पहुंचना भी मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और उसके बाद सर्दी की वजह से मैं बाइक को थोड़ा धीमी गति से चलाने लगा। तभी मुझे उस रास्ते में कुछ आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें ऐसी थी मानो कोई दर्द के मारे करा रहा हो। लेकिन अब वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जहाँ भी ड्राइव करते वक्त ध्यान देता, मुझे उधर से ही वह आवाज़ आती हुई सुनाई देती। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने बाइक को रोका। मैंने सोचा कि अगर कहीं कोई मुसीबत में फंसा हो तो मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ। और फिर मैं बाइक से उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन अब वो आवाज़ आने बंद हो चुकी थी। मुझे तो ये कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद अभी मैं बाइक पर बैठने ही वाला था कि तभी एक बार फिर से मेरे पीछे से वह आवाज़ आई। उस आवाज़ के सुनते ही मैं पीछे पलटा, लेकिन अब मेरे पीछे तो कोई मौजूद ही नहीं था। लेकिन फिर यह आवाज़ आई तो आई कैसे? अब मुझे थोड़ा सा समझ में आने लगा कि यह रास्ता ठीक नहीं है। जैसा कि उस पंचर वाले ने मुझको बताया था कि वह रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं भी जल्दी से बाइक पर बैठा और बाइक को लेकर वहाँ से तुरंत ही निकलने लगा। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बाइक एक जगह पर जाम हो गई है। वह ना तो आगे खिसक रही थी और ना ही पीछे चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने बाइक के चारों ओर भी देखा, मगर बाइक बिल्कुल स्थिर जगह पर खड़ी हुई थी। यह सब बातें मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन एक बात तो मैं साफ साफ समझ पा रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसके बाद मैं थोड़ी देर तक तो कोशिश करता रहा कि मैं किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकल जाऊं, मगर बाइक यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आईं मानो कोई चीज़ फट रही हो। जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ से कई दूर की ज़मीन एकदम से फट चुकी थी। अभी यह ज़मीन अचानक से कैसे फट गई ये तो मेरी समझ से बाहर था। लेकिन तभी उस ज़मीन के अंदर से एक रेतीली औरत बाहर निकली, और फिर उसके बाहर निकलते ही उसकी सारी मिट्टी एकदम से उसके ऊपर से अलग हो गई। फिर उसका चेहरा जब मुझको दिखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके इस चेहरे को देखकर मेरी तो हवा ही निकल गई। अब मेरी हालत पतली पड़ने लगी। डर के मारे मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने देखा कि उसके शरीर से पूरी मिट्टी हटने के बाद उसका पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। साथ ही उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। उसके इस भयानक चेहरे और उसके भयानक रूप को देखकर किसी की भी रूह कांप उठे, मगर मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाला था। अब यह तो साफ था कि यह एक बड़ी बुरी शैतानी शक्ति है जिसका मुझे अब सामना करना होगा। हमारे गांव में एक मंदिर मौजूद था। अब मैं भगवान का जाप करने लगा और मैं अपने सच्चे दिल और श्रद्धा से उनकी भक्ति करता था। तो मैं वहीं खड़ा होकर पीर बाबा का स्मरण करने लगा। लगभग कुछ देर के बाद ही वहाँ पर वह आवाज़ आने अब बंद हो गई, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अब मेरे आसपास वह औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। और एक बात और हैरान कर देने वाली थी कि अब वह गड्ढा जहाँ से ज़मीन फटी हुई थी वह भी वहाँ से गायब हो चुका था। फिर मैं जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और इस बार मेरी बाइक एक झटके में स्टार्ट हो गई, और वहाँ से मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर आ गया। मुझे डरा हुआ देखकर मेरे पापा ने मुझसे इसके पीछे का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। तब जाकर पापा ने मुझको बताया कि बेटा वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वो रास्ता पूरी तरह से श्रापित हो चुका है।
सब कहते हैं कि उस रास्ते पर किसी औरत का साया दिखाई पड़ता है जो बड़ा ही भयानक है। जो उसके जाल में फंस जाता है वो मौत के घाट उतर जाता है। तुम पर शायद माता रानी की कृपा थी तो तुम सही सलामत घर लौट आए, वरना ना जाने कितना खतरनाक दृश्य होता वो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।